ये आपके एग्जाम में somehow or other टच करेगा, whether a derivation or some numerical or some conceptual. This topic is a hot favorite of examiner. लेंस मेकर्स फार्मूला होता क्या है? ये वाला फार्मूला 1/f इक्वल टू n2/n1 minus 1/r1 minus 1/r2. What is n2? The refractive index of लेंस, जिसका मीडियम का लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. What is n1? Refractive index of surrounding medium. जिस मीडियम में आपका लेंस रखा है. R1 and R2 are two radii of curvature. ये हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, राइट. assumption, इसमें हमको assumptions used कई बार deliberately एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, पूछा जाता है, मार्क्स होते हैं. पहला है object is a point object and the second one is aperture is small. ये तो पुराने वाले assumptions हैं जो हमने पहले यूज किए. नया आया था the lens is very thin. Lens is very thin, right? We will use these assumptions. अब इसमें दो केसेस हैं. हम पहला केस कर रहे हैं with convex lens. with convex lens. सबसे पहले रे डायग्राम. रे डायग्राम जो हम पहले सीख चुके हैं एग्जैक्टली वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा. This is your convex lens. Excuse me. Principal axis, optical center. आपको पता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट है जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलता है वो सीधा निकल जाता है, उसमें कोई डेविएशन नहीं आता है. अब यहाँ पर तो इसे ये देखो, एक लाइट गिरी इस पॉइंट पर. इस पॉइंट को नाम दिया मैंने A. अब मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो करना है. इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का कितना बताया था? n1. और इसका कितना? n2. तो रिफ्लेक्शन शो करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर अ नॉर्मल. ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल आपका हमने डिस्कस किया था. ये नॉर्मल, दिस इज द C1. अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेडर से डेंसर मीडियम जा रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये बेंडिंग. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हम ये अज्यूम करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो मीडियम है ना, ये जो n2, it is extended till infinity. We will assume like this. Okay. जैसे अगर मैं नोटेशन यूज करना चाहूँ, होता है क्या इसमें? यस, मैंने ये अज्यूम किया कि ये जो आपका मीडियम है, डेंसर मीडियम, दिस इज एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी. ये वाला जो मीडियम है, ये वाला, ये जो मीडियम है, ये पूरा, दिस इज एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी. ये पूरा मीडियम ऐसे डेंसर मीडियम, ऐसा माना मैंने, अज्यूम किया. दिस इज जस्ट एन अजम्पशन कि दिस इज माय डेंसर मीडियम एंड दिस इज माय रेयर मीडियम. तो अगर ऐसा होता तो मेरी जो इमेज बनती वो कहाँ बनती?
ये क्या हुआ, ओके। मेरी जो इमेज बनती कहाँ बनती, ये बनती मेरी इमेज, इसको सीधा ले जाता हूँ मैं, ये मेरी इमेज यहाँ बनती, ओके I1। अगर समझ में नहीं आया तो ये डायग्राम याद करो, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम याद करो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज इसकी कहाँ बनती थी, ऐसे बनती थी। तो ये डायग्राम एग्जैक्टली वही है, देखो ये लगाई लाइट यहाँ से गई और ये ऐसे आ गई, ये थोड़ा सा, ये यहाँ से ये लाइट जो है यहाँ से गई और ये देखो इसको मिला उसके साथ, ये I1 है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा मान रहे हैं। तो जो इमेज बन रही है, इमेज इमेज कहाँ बन रही है आपकी, यहाँ बन रही है I1। इसको मैंने क्या ले लिया V1, और ये क्या है मेरा U, ये मेरा पॉइंट क्या है P1, ये P होता था, इसको मैंने P1 ले लिया। तो एट ए रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम rarer टू डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर मीडियम का फॉर्मूला याद करना है हमको, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। यहाँ पर हमको कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, हमारा U तो U ही है P1O, लेकिन हमारा जो इमेज है, इमेज V की जगह क्या आ जाएगा V1, ये V1 इमेज यहाँ हो रहा है, और R की जगह क्या आ जाएगा R1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, N2 बाई V1 माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखो हमारा जो लेंस है, एक्चुअली में तो लेंस यहाँ से ऐसे इसका मीडियम बदल रहा है ना, यहाँ पर पी इस जगह अगर हम देखें, ये हमारा जंक्शन है कि ये मीडियम एक्सटेंडेड है, लेकिन यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन होगा पी, ओके। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना कि इस वाले सरफेस के लिए, इस पॉइंट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट था, और अभी इमेज है नहीं, हमने एज्यूम करी कि इसकी इमेज यहाँ पर बनती, राइट। अब इस वाले सरफेस के लिए हमको हमको ना इमेज बनानी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का आता पता नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो पहले सरफेस का जो इमेज बनता है ये वाला, इस वाले को हम इस वाले सरफेस के लिए क्या मानते, ऑब्जेक्ट, ओके। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको मैं एक इस डायग्राम से मैच करता हुआ एक डायग्राम याद बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन बना रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा आपका डेंसर मीडियम है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, आपकी इमेज कहाँ बनती थी, यहाँ, ये ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऐसा सिचुएशन आपको दिखाई देगा इसके अंदर, जब मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन शो करूंगा। अब बी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखो बी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल के लिए मैंने कलर थोड़ा चेंज किया, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये C2 से पास कर रहा है। अब आपकी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, आपकी लाइट जा रही है डेंसर से, ये N2 है, N2 डेंसर से रेडर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब है कि ये इधर आ गया, ये आ गया आपका इमेज। अब आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो ये चीज देखो आप, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। इसको, इस वाली शेप को ध्यान से देखना, जो ये बना रहा हूँ मैं, ये वाली शेप, ये वाली शेप। तो उस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बन रही है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए इसको क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज क्या बन रही है, आई। सो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर, ये ध्यान मत देना इस पे, ये ऐसे ही रहेगा, फॉर पॉइंट बी
refraction is taking place. Refraction is taking place from denser to rarer medium. Denser to rarer medium. Denser से rarer medium का फॉर्मूला क्या होता है? N1 by V minus N2 by U equal to N1 minus N2 by R. अब हम वापस चलते हैं इस पे कि इस वाले B के लिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये मेरी इमेज है। तो इसमें मैं क्या क्या रिप्लेसमेंट करूंगा, मेरा V तो V ही रहेगा, लेकिन मेरा U जो है ना वो V1 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरा जो I1 है, I1 will act as virtual object, और R आपका क्या हो जाएगा? R2, ये वाला R2, ये सरफेस पॉइंट लिया मैंने P2, और ये जो होगा आपका ये हो गया R2। मैं इसको हटा सकता हूँ। अब ये डायग्राम आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा, राइट। ये भी हटा सकता हूं मैं, ये भी हटा देता हूं। ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया, और ये आपका R2 है, और ये जो था आपका P1 C1 ये वाला, ये आपका R1। ओके, सो चेंज करें, ये चीजें इसमें अप्लाई करें तो क्या आया आपका? N1 by V minus N2 by V1 इक्वल टू, माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, माइनस N2 minus 1 by R की जगह क्या लगा रहा हूँ? R, V की जगह V, U की जगह V1 और R की जगह R। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी? इक्वेशन नंबर 1 थी N2 by V1 minus N1 by U equal to N2 minus N1 by R1। इन इक्वेशन को ऐड करो, ऐड 1 and 2, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? N1 by V minus N2 by V1 प्लस N2 by V1 minus N1 by U इक्वल टू, इन दोनों में N2 minus N1 कॉमन आ गया, मैंने प्लस वाला पहले लिख लिया, 1 by R1 minus 1 by R2। ये आपका कैंसिल हो गया, इनमें N1 कॉमन आया, 1 by V minus 1 by U इक्वल टू N2 minus N1 1 minus R1 by 1 by R2। इसको 1 by V minus 1 by U को मैं लिख सकता हूँ लेंस इक्वेशन से, क्या होता है? 1 by F, तो ये 1 by F हो गया, ये N1 इधर चला गया, N2 minus N1 अपॉन N1 1 by R1 minus 1 by R2। तो 1 by F equal to N2 by N1 minus 1 by R1 minus 1 by R2। This is my required lens maker formula. Okay, so you can see it again and again in the recording, बार बार देख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो you can always ask, but let me tell you this is something really very very important। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको ना दिमाग में दो चीज दिखानी है कि एक बार ए पर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है रेडर से डेंसर में, और ये रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बी पर डेंसर से रेडर लिखना है फॉर्मूला, उसमें ये रिप्लेसमेंट करना है। दोनों इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑल, राइट।
ओके, अब इससे इस बात का कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि हम कौन सा लेंस ले रहे हैं। अगर मान लो ये आ जाए यूजिंग कॉनकेव लेंस, यूजिंग कॉनकेव लेंस, तो उस केस में आपको सिर्फ डायग्राम नया बनाना है, आपको मैथमेटिकली कुछ भी चेंज नहीं करना। कॉनकेव लेंस बना, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, और ये जो आपका है पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट O। अब आपका ये देख यहाँ पर एक गिरा ऑब्जेक्ट, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल दिखाया मैंने ये, दिस इज माय C1। अब लाइट कहाँ जा रही है, रेडर से डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गई। अब अगर हम ये बोलें कि ये वाला मीडियम पूरा इंफिनिटी तक कॉन्टिन्यूस होता तो मेरी इमेज कहाँ बनती, मेरी इमेज बनती यहाँ पर। ये मुझे I1 मिल गया, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्शन तो B पे भी हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्या चाहिए, नॉर्मल, ये C2। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ध्यान से देखोगे तो लाइट जा रही है डेंसर से रेडर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। तो मेरी जो फाइनल इमेज है यहाँ पर कंसिडर। सो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, सिर्फ डायग्राम आपका बदलेगा और आपका कुछ भी नहीं बदलेगा, मैथमेटिकल आप एज इट इज करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। अब पावर की बात करें, पावर ऑफ अ लेंस, एबिलिटी to converge or diverge, ability to converge or diverge of a lens is called power। और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें इसको, और मैथमेटिकली आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो, बहुत सारे टीचर हैं जो इस पे नंबर दे देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन हम एग्जामिनर को बताएंगे कि ये कैसे आया। ये हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा, एक पैरेलल बीम आई, उनको पता है कि पैरेलल बीम कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रे सीधी जाती ऐसे, कितने एंगल से डेविएट हुई, डेल्टा, ये वाला एंगल भी कितना, डेल्टा। तो ये वाली हाइट अगर h ले ली जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस रे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस अगर h ले ली जाए, और इस ट्राइंगल के अंदर CDF के अंदर tan डेल्टा लिखा जाए, कितना आएगा, h अपॉन f, क्योंकि फोकल लेंथ है आपका, दिस इज द फोकल लेंथ, ये आपका h अपॉन f, राइट। सो ये वो एंगल है जितने एंगल से वो डेविएट हुई पर यूनिट h। अगर मैं इस h को इधर ले आऊं, tan डेल्टा बाई h इक्वल टू 1 बाई m, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ a lens। मैथमेटिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। तो आप बोलते हो ना कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ वो यहाँ से आया, क्योंकि पावर आपका क्या होता है, tan डेल्टा अपॉन h, और tan डेल्टा अपॉन h आपका किसके इक्वल आया, 1 बाई f। यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और इसकी SI यूनिट कितनी हो गई, SI यूनिट हो गई इसकी डायप्टर, ये भी आप 10th में पढ़कर आए हो, सिंबल कितना है, D। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ
1 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ। यस, ये सेंटीमीटर है और ये डायप्टर है। तो मैं आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले दे देता हूँ कि पावर इज इक्वल टू 1/f मीटर में और पावर इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें सिंपल, या मीटर में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। तो जिसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 100 डायप्टर, राइट। आगे चलते हैं। हमने पढ़ रखा है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, राइट। ओके, अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लेंस मेकर फॉर्मूले पे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल। मैं वो क्वेश्चंस अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम कभी भी दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि आज की स्ट्रेंथ बहुत कम है, वेरी लेस स्ट्रेंथ। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन सब ले लेंगे जब पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ऑलराइट, अब मैं आगे चलता हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिकॉर्डिंग देखकर कुछ बच्चे इसमें से भी निकल के चले गए, उनको लगा कि ये रिकॉर्डिंग मिल जानी है हमने, तो क्या करें हम अभी बाद में देख लेंगे। चलिए, लाइव क्लास लाइव होती है, यू कैन ऑलवेज डाउट, क्लियर योर डाउट देन एंड देयर ओनली। लाइव क्लास का अलग ही चार्म होता है, ये तो हमारी मजबूरी। रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास, और ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म की अगर बात करूं तो ग्लास प्रिज्म को मैं अगर 3D से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूं तो ये है कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो उसका बेस है ये रेक्टेंगुलर होता है, इस तरीके से कुछ एक शेप निकल के आती है, राइट। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। अब इसमें बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, लेकिन अगर मैं इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात करूं, ये और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इनके बीच में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ए, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये इसका बड़ा अनकॉमन नाम है, इसका जो सबसे कॉमन नाम है वो है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल बोलो इसको, या एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो। ये ज्यादा प्रिवेलिंग टर्म्स हैं, ये बहुत अनकॉमन है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल के टर्म्स में दिया होगा। ओके, अब इसमें हम जब कभी भी रे डायग्राम बनाते हैं तो हम पूरा 3D नहीं बनाते, हम इसको 2 डायमेंशन में ही रखते हैं। तो ये जो पॉइंट है ए, बी और सी, ये ट्राइंगल को शो कर रहे हैं। इस रिफ्रैक्टिंग एज के परपेंडिकुलर अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाई देगा एबीसी। तो इस ट्राइंगल एबीसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल
principal section of prism, principal section of prism, right? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला ये कर लेते हैं। अब इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल इसका एक प्रिज्म का एक प्रिंसिपल सेक्शन बनाया, और मुझे पता है कि प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। सो दिस इज माय प्रिंसिपल सेक्शन ए बी एंड सी। यहाँ पर एक लाइट गिरी और इस लाइट को मैंने नाम दिया, दिस इज माय मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसकी एक वेवलेंथ हो, सिंगल कलर। सिंगल कलर येलो है, रेड है, ग्रीन है, सिंगल कलर और सिंगल वेव, एक ही वेवलेंथ है। अब आपको पता है कि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, तो यू नीड अ नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है। Light is moving from rarer to denser, it will tend towards the normal, so it goes like this. Again you need a normal to show the refraction, and this is the emergent ray. This is incident ray, this is refracted ray, and this is emergent ray. So this angle is I, this angle is E, इस एंगल को नाम दिया मैंने R1 और इस वाले एंगल को नाम दिया मैंने R2। इस एंगल को हम जानते ही हैं, ये वाला एंगल कितना होता है हमारा A, राइट? ओके। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो ये लाइट, ये वाली जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट, ये बिल्कुल सीधी चलती, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये लाइट बिल्कुल सीधी चलती रहती है, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है। लेकिन इस प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से ये लाइट इतना डेविएट हो गई, तो ये इमरजेंट रे की डायरेक्शन है। ये इमरजेंट और ये क्या बताया मैंने, इंसिडेंट। इमरजेंट और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं, ये वाला जो एंगल, दिस एंगल is called angle of deviation, angle of deviation delta, right? Okay. अब हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं कुछ। इसको नाम दे दिया मैंने M, और इसको नाम दे दिया मैंने N, इसको नाम दे दिया मैंने O। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको निकालना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल आपका है I, ये वाला I, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है I। तो ये इसमें से R1 चला गया, तो ये वाला एंगल मैं अगर बोलूं कि एंगल कौन सा, OMN, कितना हो जाएगा, I माइनस R1। सिमिलरली एंगल ONM, ये वाला है ONM, ये कितना हो जाएगा आपका, E माइनस R। अब दोनों इंटीरियर एंगल हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल, इनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो I माइनस R1 E माइनस R2 इक्वल टू डेल्टा। तो I प्लस E इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा प्लस R1 प्लस। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो बेटा, ट्राइंगल कौन सा, ए, ये वाला AMN के अंदर, ये वाला। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल AMN कितना है, आप देखो ध्यान से, आपको मिलेगा A, ये वाला M, ये वाला, ये 90 डिग्री है पूरा, ये वाला। इस 90 में से ये निकल गया तो कितना है, 90 माइनस R1। और ट्राइंगल ANM कितना है, 90 माइनस R2।
और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ये वाला एंगल, ये एंगल M, एंगल N, इनका सम कितना आएगा? A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, किसके इक्वल आएगा? 180 के। 180 इससे कैंसिल हो गया, 90 प्लस 90 180, 180। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा A माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? R1 प्लस R2। ये आपको वैसे भी याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 इसमें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आया? I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, राइट। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अगली पार्ट में, अगली रिकॉर्डिंग में, राइट। तो मैं क्लास खत्म करके और दोबारा से चालू कर दूँ।